किसी जमाने में अपने स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर रहने वाले इस रीबॉक ब्रांड के फुटवियर को शायद आपने भी कभी न कभी यूज किया ही होगा। इसे हर वर्ग और उम्र के लोग बड़े शौक से और बड़े आराम के साथ में पहनते रहे। इसीलिए रीबॉक के शू स्पोर्ट्स के साथ में फैशन और लाइफस्टाइल के लिए काफी लोकप्रिय ब्रांड्स में से एक रहे हैं। कई दशकों तक ये फुटवियर अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड्स में सबसे आगे चलता रहा। फिर अचानक से मार्केट में रीबॉक के फुटवियर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? नाइक जैसे ब्रांड को भी मात देने वाला ये ब्रांड आज कहाँ गुमनाम है? दोस्तों, कभी सफलता के शिखर को छूने वाले रीबॉक फुटवियर कंपनी के इस कंडीशन का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? आज की इस वीडियो में हम इसी बात की तह तक जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी चर्चा रीबॉक की हिस्ट्री और उसके ग्लोबल स्टेबिलिटी पर करेंगे ताकि हम रीबॉक के लॉस रियलिटी को अच्छे से समझ पाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रीबॉक के मार्केट एंट्री की। इंग्लैंड के बोल्टन शहर में दो भाई जॉस फोस्टर और जेफ फोस्टर ने फैमिली बिजनेस के तौर पे साल 1958 में JW फोस्टर एंड सन्स नाम से जूतों का बिजनेस शुरू किया। इनकी शूज की क्वालिटी काफी बेहतर होती थी, इसलिए काफी जल्दी ही रीबॉक ने मार्केट में अपनी अच्छी खासी जगह बना ली और फिर लोगों के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किए जाने वाले स्पाइक शूज का भी इन्वेंशन किया। हालांकि इनके शूज को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी तब मिली जब ओलंपिक्स के दो रनर ने रीबॉक के स्पाइक शूज पहनने के बाद ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इन रनर के विनर बनने के बाद कई देशों तक रीबॉक के फुटवियर की चर्चा होने लगी, जिसके बाद दोनों भाइयों ने JW फोस्टर एंड सन्स कंपनी को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने के बारे में सोचा और इसी के बाद JW फोस्टर एंड सन्स कंपनी को रीबॉक का नाम दिया गया। फिर शुरू हुआ रीबॉक का ग्लोबल ब्रांड बनने का सफर। कंपनी ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की वजह से कंपनी को कुछ ही दिनों में कामयाबी तो दिला दी, लेकिन कुछ समय बाद ही कंपनी की कुछ गलतियां उन्हें भारी पड़ गई, जिसकी वजह से रीबॉक धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ ही बढ़ता गया। दोस्तों, अब जानते हैं कि किस तरह से रीबॉक ने ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ बनाई। सबसे पहले दोनों ब्रदर्स ने यूएस में रीबॉक को उतारना चाहा, लेकिन उनकी थिंकिंग थी कि कोई भी प्रोडक्ट यदि यूएस मार्केट में चल जाएगी तो बड़ी ही आसानी से ये पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो जाएगी। इसीलिए दोनों ब्रदर्स यूएस में डिस्ट्रीब्यूटर की तलाश में निकल पड़े। यूएस में डिस्ट्रीब्यूटर्स को रीबॉक के जूते तो पसंद आ रहे थे, लेकिन रीबॉक कंपनी यूके बेस्ड थी, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके जूते लेने से इनकार कर देते थे, क्योंकि उन दिनों यूएस में लोग लोकैलिटी पर ज्यादा भरोसा करते थे। हालांकि फिर भी दोनों ब्रदर्स ने हार नहीं मानी और लगभग सालों तक डिस्ट्रीब्यूटर्स की खोज जारी रखी और एट लास्ट साल 1978 का वो दौर आया जब दोनों ब्रदर्स के रीबॉक कंपनी को ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर मिला जिसने कंपनी के डायरेक्शन को ही बदल दिया। दोस्तों, इस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम था पॉल फायरमैन, जिसने एक ट्रेड शो में रीबॉक के शूज को देखा था। पॉल को रीबॉक के शूज के डिजाइन और क्वालिटी बहुत ही ज्यादा पसंद आए, इसीलिए उन्होंने बिना किसी देरी के ही रीबॉक के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को खरीद लिया। हालांकि पॉल के आने के बाद भी रीबॉक यूएस मार्केट में ज्यादा जगह नहीं बना पा रहा था, क्योंकि पहले से ही एडिडास और नाइक जैसे ब्रांड्स ने फुटवियर मार्केट को कवर करके रखा हुआ था। लेकिन पॉल फायरमैन रीबॉक के लिए बहुत ही डेडिकेटेड थे और इस ब्रांड को काफी ज्यादा स्केल करना चाहते थे, इसलिए कई बार अपनी गाड़ी में ही रीबॉक के शूज भरकर रनर को डायरेक्ट सेल करने के लिए निकल पड़ते थे। इसी दौरान साल 1979 में रीबॉक ने 3 नए स्पोर्ट शूज लॉन्च किए, जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और कुछ ही दिनों में रीबॉक पॉपुलर फुटवियर कंपनी में शामिल हो गया और इसका ग्रोथ रेट लगातार बढ़ने लगा। दोस्तों, अब आपको बता दें कि साल 1983 के दौरान अमेरिका में फिटनेस मेंटेन करने के लिए वुमेन एरोबिक ट्रेंड भी चलन में था। रीबॉक ने इसी ट्रेंड को यूज करके महिला एरोबिक्स के लिए द फ्री स्टाइल शूज लॉन्च किए। उस दौरान नाइक, एडिडास, प्यूमा जैसी बड़ी कंपनियों का पूरा फोकस पुरुषों पर था, इसीलिए महिलाओं के एरोबिक शूज लॉन्च करने के बाद रीबॉक के सेल्स में उसी साल $12.8 मिलियन का जंप देखने को मिला। अब ये वो दौर था जब रीबॉक ने यूएस के पॉपुलर ब्रांड नाइक को पीछे कर दिया था। इसी के साथ ही रीबॉक लगातार सस्ते, टिकाऊ और आकर्षक शूज मार्केट में उतारने लगा, जिसमें रनिंग, फिटनेस, फैशन तीनों चीजें इन्वॉल्व थी और इस तरह से रीबॉक फुटवियर कमर्शियल मार्केट में काफी हिट कंपनी बन गया। दोस्तों, रीबॉक यहाँ तक नहीं रुका, उन्होंने टेनिस जैसे खेलों में भी फोकस करना शुरू कर दिया, जिसके प्रयास के कुछ समय बाद ही टेनिस प्लेयर बोरिस बेकर और जॉन सहित रीबॉक के जूते पहने हुए दिखाई देने लगे। इसके बाद रीबॉक ने बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को भी टारगेट किया। बास्केटबॉल में एलन इवर्सन को सर्वश्रेष्ठ बॉल हैंडलर में से एक माना जाता है, जिन्होंने रीबॉक को काफी सपोर्ट किया। पॉपुलर खिलाड़ियों के पैरों में रीबॉक के शूज होने के बाद अब रीबॉक सेलिब्रिटी सर्कल में भी फेमस होने लग गया था और इस तरह से रीबॉक नंबर 1 शू ब्रांड के तौर पर स्टैब्लिश हो गया और भारत सहित वर्ल्ड के 28 देशों में अपनी पहुंच बना ली। दोस्तों, अब जानते हैं कि इतने सक्सेस लेवल तक पहुंचने के बाद भी रीबॉक के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि रीबॉक का नाम अब कहीं गुम सा हो गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रीबॉक ने एरोबिक ट्रेंड की वजह से ही सक्सेस की ऊंचाइयों को छुआ था, लेकिन ट्रेंड तो ट्रेंड ही होते हैं ना, जो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होते हैं। इसी तरह से एरोबिक्स के ट्रेंड भी कुछ टाइम तक रहने के बाद धीरे धीरे खत्म होते चले गए। एरोबिक्स के ट्रेंड बढ़ने पर रीबॉक के ग्राफ जैसे बढ़े थे, एरोबिक्स के ट्रेंड कम होने के साथ ही रीबॉक के ग्राफ वैसे ही नीचे गिरने लगे थे और रीबॉक एक बार फिर से यूएस में सेकंड फुटवियर की कैटेगरी में आ गया था। नाइक ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाकर रीबॉक से बेहतर प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च किया, जिससे रीबॉक से लोगों का लगाव कम होने लगा। दोस्तों, साल 2000 तक तो रीबॉक का
मार्केट स्टेटस ठीक ठाक ही था। लेकिन इसी दौरान रीबॉक कंपनी ने एक भूल और कर दी। कंपनी ने JZ और 50 सेंट जैसे म्यूजिशियन के साथ कोलैबोरेट करके कई फैंसी शूज लॉन्च किए, लेकिन ये शूज फ्री स्टाइल की तरह मार्केट में नहीं चल पाए। लेकिन रीबॉक को इस बात को समझने में काफी देर लग गई, क्योंकि इन शूज के फेल होने के बाद भी रीबॉक ने इनका प्रोडक्शन जारी रखा। कंपनी ने इन म्यूजिशियन की पॉपुलैरिटी पर भरोसा करके बिना डिमांड के ही मार्केट में इन शूज की सप्लाई को बढ़ा दिया। रिजल्ट ये हुआ कि रीबॉक को बड़ी क्वांटिटी अपने शूज को सेल में डालना पड़ा, जिसकी वजह से कंपनी को बड़े लॉस का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ कंपनी की इमेज भी मार्केट में खराब हो गई। दोस्तों, रीबॉक की एक और बड़ी मिस्टेक ये थी कि इतने साल बीतने के बाद भी अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को क्लैरिफाई नहीं किया था, यानी कि उनके शूज किस कैटेगरी के लिए बेस्ट हैं, एथलीट, टेनिस, फैशन या फिटनेस एक्सेट्रा, ये क्लियर नहीं था। ऐसे में फुटवेयर के कस्टमर रीबॉक के प्रोडक्ट को लेकर काफी कंफ्यूज होने लगे। इसी वजह से धीरे धीरे कंपनी का सेल ग्राफ गिरता चला गया। साल 2004 आते आते रीबॉक कंपनी को कस्टमर ने स्पोर्ट्स और फैशन से बिल्कुल अलग कर दिया। तब रीबॉक सिर्फ महिलाओं के फिटनेस तक ही सीमित रह गया था। हालांकि नाइक इस दौरान काफी ज्यादा ग्रो कर रहा था और एक आंकड़े के अनुसार साल 2004 में फुटवेयर कंपनी एडिडास का ग्लोबल शेयर मार्केट जहां 15.4%, रीबॉक का 9.6% था, वहीं नाइक ने 33.2% ग्लोबल शेयर के साथ इस फुटवेयर मार्केट में अपना कब्जा बना लिया था। ऐसे में नाइक को पीछे करने के लिए रीबॉक और एडिडास साथ में आए और एडिडास ने अपने कॉम्पिटिटर कंपनी रीबॉक को एक्वायर कर लिया। लेकिन अफसोस, ये दोनों कंपनियां मिलकर भी नाइक को ओवरटेक नहीं कर पाए। दोस्तों, एडिडास के साथ रीबॉक का सफर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और साल 2021 में एडिडास ने रीबॉक को ऑथेंटिक ब्रांड ग्रुप यानी कि ABG को महज $2.5 बिलियन में ही सेल कर दिया, जबकि रीबॉक को खुद एडिडास ने $3.8 बिलियन में खरीदा था। हालांकि आज के समय में ABG फिर से रीबॉक को मार्केट में स्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ABG किस हद तक सफल हो पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, रीबॉक ब्रांड को कई देशों के खिलाड़ियों ने अपनाया, लेकिन सवाल अब भी वही है कि इतना सक्सेसफुल ब्रांड इतने ज्यादा डाउनफॉल पर कैसे आ सकता है। हालांकि हमने रीबॉक के मिस्टेक को वीडियो में क्लैरिफाई तो कर ही दिया है, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से इसे समराइज कर देते हैं ताकि आप अपने बिजनेस में रीबॉक की गलतियों को ना दोहराएं। दोस्तों, सबसे पहले तो रीबॉक ने अपनी कैटेगरी पे कभी फोकस ही नहीं किया। रीबॉक ने पहले रनिंग शूज से शुरुआत की, फिर उसे फिटनेस में लेकर आए, जिसके बाद टेनिस और बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट शूज में एंट्री की और देन म्यूजिक में कोलैबोरेट किया, जिससे रीबॉक की सेल ग्रोथ तो बढ़ रही थी, लेकिन कंपनी का कोई यूनिक ब्रांड नहीं बनना था। इससे रीबॉक के कस्टमर कंफ्यूज होने लगे। हालांकि अब तो रीबॉक अपनी मार्केट वैल्यू के साथ ही खड़े थे, लेकिन एडिडास के साथ उनका सौदा काफी घाटे का साबित हुआ और रीबॉक पहले से भी ज्यादा बुरी कंडीशन में आ गया। दोस्तों, आपको एक बात और जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड लेवल पर रीबॉक के सेल साल 2004 के बाद जहां लगातार गिर रहे थे, वहीं इंडिया में रीबॉक के सेल साल 2006 से 2011 के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद ही इंडिया में रीबॉक के MD और COO के 870 करोड़ का स्कैम का खुलासा हुआ, जिसमें रीबॉक के प्रोडक्ट चोरी, सीक्रेट वेयर हाउसेज, फ्रॉड अकाउंट जैसे बात सामने आई। रीबॉक स्कैम के बाद इंडिया में भी रीबॉक की इमेज पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दोस्तों, रीबॉक का सफर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। इतने लॉस और डाउन रेपुटेशन को झेलने के बाद भी रीबॉक अब एक और रास्ते पर चलने की तैयारी में है। आपको बता दें कि रीबॉक के लिए भारतीय कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप ने साल 2021 में ऑथेंटिक ब्रांड ग्रुप के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत भारत में ग्लोबल स्पोर्ट्स वियर ब्रांड रीबॉक का संचालन आदित्य बिरला ग्रुप संभालेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रीबॉक फिर से फुटवेयर मार्केट में अपना तगड़ी इमेज बना पाएगा या फिर पूरी तरह से बाउंस हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे दीप शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें।